वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज हम हिस्ट्री की अगली सीरीज़ लेके आए हैं मॉडर्न इंडिया की। ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका अगस्त में पेट का एग्ज़ाम आ रहा है और टेट भी आने वाला है और अभी आपका रिसेंटली एक पेपर और लगा हुआ है अगस्त में बीएड का, जिसकी डेट में कुछ परिवर्तन हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ आरओ, एआरओ कई परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं। कैलेंडर आ चुका है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप देख लें कैलेंडर को और अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी क्रम में हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई, एहसानाबाद, अलवार और बेदार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह रहा इसका एक्सप्लेनेशन। बहमनी साम्राज्य की राजधानी 1347 और 1425 के बीच एहसानाबाद गुलबर्गा थी। इसे मोहम्मदाबाद बीदर ले जाया गया था और बहमनी ने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के साथ दक्कन के नियंत्रण का मुकाबला किया। अब हमें यह बताइए बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र क्या था? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। हम तो बताएंगे ही, पर आप भी इसे देखिए, बताइए, और तब हम अगली लेक्चर में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग घटना से जुड़ा हुआ है? सभी को पता है जलियांवाला बाग घटनाकांड से कौन जुड़ा हुआ है? सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। यहाँ किचलेव हो गया है, सैफुद्दीन किचलू होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इसे सही कर लीजिए, किचलू ना कि किचलेव। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया, लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलेव की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। सभी लोग जानते हैं जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था और ये एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी हिंदुस्तान के इतिहास में, जिसके बारे में अभी करंट में भी कुछ हुआ है। इसके शताब्दी समारोह मनाया गया है, शताब्दी वर्ष मनाया गया है। अब कब मनाया गया है इसका शताब्दी वर्ष? 1919 से 2019 में, यानी 2019 में। तो अब आप ये शताब्दी वर्ष में देखिए क्या 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 चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके संबंध में क्या व्यवस्थाएं रखी हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं। इसका आप हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष में 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? कब मनाया गया था? सभी को पता है 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान के कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, संविधान को मान्यता देते हुए। संविधान दिवस के रूप में भी हम उस दिन को मनाते हैं। अब यहाँ पर आता है 26 जनवरी का दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट था कि 26 जनवरी का ही दिन गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था? क्योंकि यहाँ क्लियर हो रहा है स्वतंत्रता दिवस था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 लाहौर सत्र के दौरान पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, और सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी, और ये लाहौर अधिवेशन हमारा कांग्रेस अधिवेशन है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये लाहौर अधिवेशन हमारा कितने नंबर का अधिवेशन है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा भारत में यात्रा के अपने युग से सुमेलित नहीं है? कौन नहीं सम्मिलित है? देखिए, फहियान गुप्तकाल, हेनसांग गुप्तकाल के बाद अरबरूनी प्रारंभिक माध्यमिक काल, इब्न मुगल काल, कौन नहीं सम्मिलित है? सभी लोग बता लोगे इसका ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आया था, और ये एक कहाँ का निवासी था? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मोरक्को का था या मिस्र का था? ऑप्शन हमने आपको दे दिया, अब तो आप बता ही लोगे कि यह कहाँ का निवासी था। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन 1991 की पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? सभी जानते हो किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को। एक्सप्लेनेशन देखें। मोहम्मद गौरी ने, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मोहम्मद गौरी होगा, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन 1991, यहाँ भी देखिए गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1991 नहीं होगा, इसका क्या होगा? 1191। अभी आप पढ़ ही चुके हो कि पहली लड़ाई में से उसे पराजित किया। मोहम्मद गौरी घुरिद वंश के सबसे बड़े शासक में से एक थे और भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव रखने का श्रेय उनको ही जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो मोहम्मद गौरी को जाता है। यह क्वेश्चन कई बार छोटी परीक्षाओं में आ चुका है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी अवधि के दौरान हुई थी? किसकी अवधि के दौरान हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड डफरिन। मॉडर्न इंडिया में जब इसकी शुरुआत होगी तब देखा जाएगा, और इसको हम लोग आपको याद करा देंगे इजी ट्रिक से। 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कितने से कितने समय तक रहा। 1885 में हुई थी मतलब था, अब वो 83 से कब तक रहा या 84 से कब तक रहा, ये आप हमें बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। डच अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने 1834 में पहली विधि आयोग की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में? कौन था? सभी जानते हैं, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में भी व्यवस्थाएं की थी। हम लोग बीएड में भी पढ़ते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में। शिक्षा नीति वगैरह भी लॉर्ड मैकाले ही लाया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की थी, और वर्तमान में विधि आयोग, कौन सा विधि आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
वर्तमान के विधि आयोग के अध्यक्ष तथा कौन सा विधि आयोग है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के उत्तर दें। ये करंट का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई में किसने सिराजुद्दौला को, यहाँ सिराजुद्दौला गलत लिखा है, सिराजुद्दौला होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। सिराजुद्दौला को धोखा दिया, किसने दिया, किसने दिया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ये रहा, 1757 में प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने के बाद मीर जाफर ने शासन किया था। चलिए अगला देखते हैं। नवजीवन ट्रस्ट तीसरा स्वराज प्राप्त करने में शांतिपूर्ण साधनों का प्रचार करने के उद्देश्य के साथ डैश के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो ये स्थापित किया गया था हमारा महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन ट्रस्ट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आरओ यारो में तो अवश्य आते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद भारत के बाहर एक प्रकाशन घर है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ यही बनता है कि ये भारत के बाहर है और इसकी स्थापना 1929 में महात्मा गांधी ने की थी। इसने आज तक अंग्रेज, गुजराती, हिंदी और अन्य भाषाओं में 800 से अधिक शीर्षक प्रकाशित किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिन्थगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिंग लॉरेंस, सर माउंटफोर्ट। किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिंग लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ब्रिटेन की सरकार ने अपने प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में, सबसे पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ से ये बनता है, तो कौन था? हमारा क्लीमेंट एटली। पहला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। दूसरा क्वेश्चन, सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच संवैधानिक गतिरोध को हल करने के उद्देश्य से भारत में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। मिशन के सदस्य लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और व्यापार मंडल के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर और एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड शामिल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, कौन कौन मेंबर शामिल था और किसकी अध्यक्षता में आया था? तो आपने पढ़ ही लिया है कौन कौन मेंबर शामिल थे। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बाद हमारे देश की स्वतंत्रता की कार्रवाई, संविधान संरचना की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयाँ कैबिनेट मिशन के बाद शुरू हुई थी। और इससे पहले कौन सा मिशन आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था। वो कब आया था ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो संभवतः हर परीक्षाओं में किसी न किसी तरीके से घुमा करके पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी क्रम में। उत्तर भारत के सबसे बड़े भक्ति संत कौन थे? कौन थे? माधवाचंद, रामानंद, कबीर, रविदास, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी रामानंद थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन। रामानंद 15वीं शताब्दी के प्रयाग में पैदा हुए और बड़े हुए। वे उत्तर भारत में पहले महान भक्ति संत थे उन्होंने जन्म, जाति, पंथ या लिंग के किसी भी भेदभाव के बिना सभी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। यानी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है कि वो कौन से संत थे जिन्होंने लिंग, जाति, धर्म आदि का भेदभाव किए बगैर ही भक्ति के प्रचार प्रसार को बढ़ाया और भक्ति के पाठ को पढ़ाया। तो वो हमारे रामानंद थे। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका उठता है कि ये भेदभाव के बगैर इन्होंने अपने व्यवस्थाएं कायम की। चलिए इसी क्रम में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब आप कहोगे ये तो क्वेश्चन हम करा चुके हैं। यस, क्वेश्चन तो करा चुके हैं। जानबूझ के ये क्वेश्चन रिपीट किया है। अब इसका उत्तर आप हमें दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना कंसंट्रेट होकर के लेक्चर को देखते हैं। बहुत से ऑनलाइन वीडियोस चलते हैं, बहुत कुछ चल रहा है ऑनलाइन, पर कंसंट्रेशन कितना है, इसके लिए ये केवल कंसंट्रेशन टेस्टिंग है आप लोगों की। और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, सेम एक्सप्लेनेशन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। जीए तरंग आंदोलन डैश में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अब ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ATTM ATMM सॉरी इसको ATMM में कौन कौन से राज्य शामिल हैं और ये भारत की किस दिशा में पड़ते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ? और इन राज्यों को और किस नाम से जाना जाता है? ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। चलिए, यह तरंग आंदोलन मणिपुर में शुरू हुआ था। यह आंदोलन औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड कैनन, लॉर्ड क्लिंटन, लॉर्ड माउंटबेटन? क्वेश्चन नंबर 14। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बट इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। वे 15 अगस्त 1947 तक भारत में वायसराय रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पकड़िएगा आप लोग, क्या पूछ रहा है? उसने क्वेश्चन पूछा है अंतिम वायसराय कौन था। बस कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। सब माउंटबेटन को लगाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल,
जबकि ये बात सच है कि वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, पर ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय थे। और एग्जामिनर यही क्वेश्चन घुमाता है कि अंतिम वाइसराय कौन था, न कि भारत का प्रथम गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत लोकसभा के साथ साथ सभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? कौन सा संशोधन था? चलिए देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संशोधन 1988। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। 61वां संशोधन 1988 के तहत लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और वही 18 वर्ष आज भी हमारे वर्तमान में लागू है, और हम लोग 18 वर्ष की आयु में के होते ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं। यह क्वेश्चन इतिहास और पॉलिटी दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें याद क्या रखना है कि ये संशोधन कौन सा था। इसमें हमें बस ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लाइन हमें बस ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें एक बात आप और बताइए कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है? कौन सा संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां या 44वां? ऑप्शन हमने आपको दे दिए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुगल काल में भूमि राजस्व प्रणाली किसने पेश की थी? किसने पेश की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी, अकबर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकबर ने पहले मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था नहीं थी। उसके पिता हुमायूं और दादा बाबर ने कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि वे अपने राजवंश के पहले विजेता थे और विद्रोहियों को साम्राज्य को मजबूत करने और आदेश बनाए रखने के साथ साथ पहले से शासन कर रहे थे। अकबर द्वारा एक उचित भूमि राजस्व प्रणाली की स्थापना की गई। भूमि राजस्व प्रणाली की व्यवस्था की गई और भूमि राजस्व प्रणाली हमारी वर्तमान में भी लागू है। अब ये बताइए हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दे करके कि ये राजस्व जो एकत्र होता है ये किस सूची का हिस्सा है? केंद्र का, राज्य का या संवर्ती का? हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्रेन नील दर्पण लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय बने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? कौन सी घटना घटित हुई? 17 का ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्रेन नील दर्पण लिखा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्य समाज 1875, नील दर्पण 1860 और आनंद मठ 1882 और सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस परीक्षा पास किए थे 1863 में। हमारे सबसे पहले आईसीएस परीक्षा पास करने वाले कौन थे? तो वो भी हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यहां पर कंफ्यूजन होता है। मगर इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं पहले, और इन्होंने एज को लेकर के सिविल सर्विसेज में काफी कुछ संघर्ष किया था। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, इटली की योजना घोषणा और वेबल योजना। उपयुक्त घटनाओं में से सही कालाक्रम क्या है? अब कालाक्रम क्या है? 18 का डी।
4132 18 का डी। और इसका डेट आप लोग हमें बताएं। कई क्वेश्चंस कैबिनेट मिशन की डेट इसी में मिल गई है। माउंटबेटन योजना कब आई थी आपको सीधे से पता है। एटली की घोषणा कब हुई थी और वेबल योजना कब आई थी। ये सारी घटनाएं हमारी जो हैं वो आसपास की घटनाएं हैं और कैबिनेट मिशन आपको पता ही चल चुका है 1946। इसके बाकी ये घटनाएं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आप लोग कहोगे हर क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में इसलिए चाहिए क्योंकि ये पता चलता है कि आपने कौन सी घटना और चीज़ें किस पैटर्न में याद की हैं, रटी हैं या समझी हैं। समझी होंगी तो याद रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा का सदस्य नहीं है। के.एम. मुंशी, जयप्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी को पता है कि क्या नहीं था, कौन नहीं था। कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण। के.एम. मुंशी थे, जे.बी. कृपलानी भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। केवल जयप्रकाश नारायण नहीं थे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, केवल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्या मिलान कीजिए? सोम प्रकाश, यंग इंडिया, संजीवनी और हिंदू पैट्रियट। महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कृष्ण कुमार मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है। ए का 2 मतलब सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बी का 1 यंग इंडिया, महात्मा गांधी, सभी जानते हैं। संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र और हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं और एक आधा ऑप्शन ऐसा होता है जो आपको पता होता है और आप आसानी से इसे एलिमिनेट कर लोगे। यहाँ यंग इंडिया सभी को मालूम है महात्मा गांधी की थी। इसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तुरंत यंग इंडिया देखोगे, महात्मा गांधी देखोगे, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 2 या 3 चीज़ें आपको सही दे रखी होती हैं, एक ही आपको मिलानी होती है, वहाँ दिक्कत आ जाती है कि आपको 3 ऑप्शन आते हैं और तीनों ही ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन आपको टिक करना है या 2 ऑप्शन टिक करने हैं, अब आप वहाँ कन्फ्यूज़ होते हो। तो वहाँ तो सीधा सा नियम है, उसकी एक ही ट्रिक है कि अगर आप श्योर हो तो लगा दो, नहीं हो तो 50-50 का रिस्क लेकर के अगर लगा सकते हो तो लगा दो, अदरवाइज छोड़ दो। नेगेटिव है तो छोड़ ही दो, नहीं नेगेटिव है मार्किंग तो आप उसमें लगा सकते हो 50-50 का रिस्क लेके। चलो, सोम प्रकाश का समाचार पत्र था जिसके संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इस समाचार पत्र ने अपने समय में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी जिसमें महात्मा गांधी की विचारधारा और विचारों के बारे में वर्णन है। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र द्वारा प्रकाशित किया गया था 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान। यह पत्रिका विभाजन के खिलाफ सार्वजनिक राय लेने के लिए प्रयोग की गई थी। यहाँ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पत्रिका विभाजन के दौरान सार्वजनिक राय लेने के लिए प्रयोग की गई थी। तो कौन सी प्रयोग की गई थी? यही संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र वाली। बस यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन लोअर पीसीएस, पीसीएस प्री, आरओ जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। उन्होंने नील आंदोलन के बारे में इस समाचार पत्र में समझाया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नील आंदोलन के बारे में हिंदी पैट्रियट में। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीर बख्शी का एक कार्य नहीं है जो मुगल शासन के तहत सैन्य विभाग का प्रमुख था? वह सभी आय और व्यय के जिम्मेदार था तथा खलीसा जागीर और इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। वह साम्राज्य के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। वह सम्राट के मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता था। वह साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों की रिपोर्ट एकत्र करता था और उन्हें दरबार में सम्राट को प्रस्तुत करता था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। वह सम्राट से मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता था। मीन्स सही ऑप्शन हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम्राट को मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करना मीर बख्शी का कार्य था। ये एक प्रमुख पद हुआ करता था। इसी क्रम में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तुत सहायक गठबंधन की प्रणाली पर लागू नहीं होता है? किसी अन्य खर्च पर एक बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखना, नेपोलियन खतरे से भारत को सुरक्षित करना और कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना और भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोपरि स्थापित करना। क्या नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारा ये रहा। सहायक गठबंधन का सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। यह सहायक गठबंधन का मुख्य सिद्धांत है। अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने हेतु एक भारतीय शासक को अपने क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सेनाओं को स्वीकार करना पड़ा और वे रखरखाव के लिए भुगतान करने पर भी सहमत होना पड़ा। शासक को अपने राज्य में एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करना था। शासन अंग्रेज के खिलाफ किसी को यूरोपीय व्यक्ति रोजगार नहीं दे सकता था। किसी अन्य राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में शासक को अंग्रेज द्वारा तय किए गए समाधान से सहमत होना होगा। कंपनी बाहर खतरे और आंतरिक विकारों से राज्य की रक्षा करेगी। यह भारतीय शासन गठबंधन द्वारा आवश्यक सूचना करने में नाकाम रहता है तो जुर्माना के रूप में उसके क्षेत्र का एक हिस्सा ले लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजों ने भारतीय शासकों पर, भारतीय रियासतों पर एक प्रतिबंध लगाया था और यहीं से एक शुरुआत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्ता के बजाय नकदी में सैनिकों का भुगतान करने वाले पहले सुल्तान कौन थे? कौन थे भैया पहले सुल्तान? तो पहले सुल्तान हमारे थे ए अलाउद्दीन खिलजी। ये आप लोगों ने पिक्चर देखी है अभी पद्मावत, उसमें आप लोग देखो काफ़ी कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिखाया गया है। अब पद्मावती के बारे में मत देखना इतिहास, क्योंकि पद्मावती का इतिहास मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक से लिया गया है, पद्मावत से, ऐसा कहते हैं। पर वास्तविक इतिहास क्या है उसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। तो पद्मावती का तो इतिहास मत देखना, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पद्मावती पिक्चर से जरूर देखना। राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने इक्ता के बजाय सैनिकों को नकदी भुगतान करना शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आनंद मठ उपन्यास से संबंधित है? कौन सा विद्रोह संबंधित है आनंद मठ उपन्यास से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। विद्रोहियों ने तीर्थस्थल पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने निम्नलिखित में से किस एक्ट के लिए उत्तरदायी थे जो 1878 में पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट,
भारत सरकार अधिनियम, फिर से इंडिया एक्ट तो सभी जानते हैं। कौन सा एक्ट था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या था? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुल मिला के ये ऐसा एक्ट था भारतीयों पर प्रतिबंध लगाने वाला, अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से ना बोल पाना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1877 का अधिनियम भारतीय प्रेस की आज़ादी को कम करने, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था विशेष रूप से। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878-80, ये अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा तब भारत के वाइसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 14 मार्च 1878 को वाइसराय की परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ये क्वेश्चन इस आर्टिकल से ध्यान रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन पीसीएस प्री, आरओ, सुपर टेट, जूनियर एडेड, इनमें से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। पेट में भले ही इस टाइप के टफ पोर्शन से क्वेश्चन ना आए, पर जूनियर एडेड और सुपर टेट वगैरह में तो इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और वर्तमान में ये बताइए कौन सा एक्ट है या अधिनियम है जिसके माध्यम से हमारे प्रेस को स्वतंत्रता है और हमें बोलने की अभिव्यक्ति है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं यहाँ पर कि वो अधिनियम तो 19 है। अब 19 का सब क्लॉज कौन सा है, कौन सा अमेंडमेंट है, कौन से क्लॉजेज हैं, वो आप हमें एक्सप्लेन करके बताइए। चलिए, किस प्राकृतिक आवास में रहने वाले बंदर की एक प्रजाति को शेरपुछ मकाक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गारो हिल्स, कुल्लू घाटी, नल्लामलाई हिल्स, मौन घाटी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मौन घाटी। मौन घाटी मीन्स साइलेंट वैली। ऑफ साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में या कर्नाटक में? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेरपुंछ मकाक दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में आवास करने वाले विश्व का पुराना बंदर है और IUCN के लिए हाल ही में एक आकलन है और इस जानवर ने 3000 से 3500 लोग कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं और 1977 से 1980 तक शेरपुंछ मकाक की समाप्ति की स्थिति के बारे में जनता की चिंता एक दशक में है, जो भारत की भयंकर पर्यावरण संबंधी बहस और साइलेंट वैली का केंद्र बिंदु बन गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। क्या बनता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। और इस क्षेत्र से, दक्षिण क्षेत्र से ये भी बनता है कि कौन कौन से क्षेत्र IUCN की साइट पर हैं और हमारा यूनेस्को की साइट पर हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर हमारा यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पहली बार गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सभी को पता है 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहली बार कब हुआ था? नेचुरल सी बात है, 30, 31, 32 मतलब ऑप्शन नंबर ए, पहले गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? और दूसरा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था या किस गोलमेज सम्मेलन में ही हिस्सा लिया था? क्वेश्चन यहाँ ये बनता है। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज वी द्वारा 12 नवंबर 1930 को रॉयल गैलरी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया गया था। क्वेश्चन ये यहाँ से आता है आपका, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था?
इसका उद्घाटन किया गया था 30 नवंबर को रॉयल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जिसकी अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने की थी। उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और 16 प्रतिनिधियों द्वारा 3 ब्रिटिश राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। इसमें 58 राजनीतिक ब्रिटिश इंडिया से और 16 प्रतिनिधि देशी रियासतों से शामिल थे। ये कुल मिला के देखा जाए तो आपका ये पूरा आर्टिकल ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और साथ ही साथ ये आप याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। बहुत इजी क्वेश्चन है और गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने खुद को सिद्धांतवादी के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र प्रकाशन में अहम भूमिका निभाई थी। वह समाजवाद के विश्वास करते थे। उपरोक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की थी? किस क्रांतिकारी की थी? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह की। उपरोक्त सभी विशेषताएं भगत सिंह से संबंधित हैं। उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद होने पर एक निबंध में नास्तिक क्यों हूं लिखा था। उन्होंने चंद्रशेखर और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लाहौर में एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? और षड्यंत्र कौन सा था? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र। क्वेश्चन यहाँ यह बनता है कि लाहौर षड्यंत्र में किसकी हत्या की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे। तीसरा क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी की सजा जो हुई थी वो किस षड्यंत्र के माध्यम से हुई थी। चौथा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इन्होंने संसद में बम फेंका था। इस प्रकार से यहाँ 4-5 क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। वे समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से समाजवाद के बारे में बताया और कहा कि समाजवाद का अर्थ पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूर्ण उन्मूलन है। ये डिफिनेशन अक्सर आपको पीसीएस प्री, आरओ जैसी परीक्षाओं में मिल जाएगी और डायरेक्ट ऐसे लिखी होगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि समाजवाद के बारे में ये परिभाषा किसकी है या किसने दी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेविड हरे युवा बंगाल आंदोलन के प्रथम अन्वेषक थे। दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन से संबंधित थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 कथन सही है। दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन से संबंधित थे। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के प्रथम अन्वेषक थे, इसलिए कथन गलत है। मतलब सीधे सीधे यहाँ पर हम देखें तो ये आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है। कथन तो वहाँ गलत हो गया पर यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका एग्जाम के लिए। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती वाला वो आपने वहाँ पढ़ ही लिया और समाज के से संबंधित था। आंदोलन का लक्ष्य उन लोगों को वापस लाना था जिन्होंने अपने धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई आदि में बदल लिया था। इस कथन में 2 ऑप्शन सही है। तो सीधा सीधा एक धार्मिक परिवर्तन से
जो दौर गुजर रहा था और लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनसे उनको हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करना और अपने धर्म के प्रति आस्था का भाव को जागृत करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए, हमारा इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30। 1897 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद के गुरु कौन थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। इसी के साथ ये क्वेश्चनों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगली सीरीज में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ धन्यवाद।